उसकी नीतियों को 2 मिनट में समझेंगे, फिर उसके बाद हम टाटा स्टील के बारे में चीज़ों को समझ कर, क्योंकि सर अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पाए जिसका वजूद स्टील सेक्टर से है तो हम कुछ भी नहीं, बेकार देख रहे हैं, उछाल में से अच्छा देख रहे हैं। तो ये जो भी विधि हमारे अंदर की है ये बिल्कुल भी नाकाम है। कि जब हम ये पूछे कि HDFC बैंक बर्बाद कर देगा क्या, रिलायंस ग्रुप हमें बर्बाद कर देगा, इसका ये मतलब नहीं कि ये शेयर भाग गया, मैंने वीडियो बनाई जी, अब ये यहाँ से बहुत भाग जाएगा जी, अब यहाँ से नीचे गिर जाएगा जी। नहीं, मैं इसके अंदर भी आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समझाऊंगा जिससे हमें कंपनी को समझने के मौके। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील के बारे में। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाओ। देखो सर, इसके ऊपर वीडियो मैं तब भी बना चुका हूं जब ये शेयर 150 में, उससे थोड़ा ऊपर, उससे थोड़ा नीचे 120 130 की रेंज में जब ये शेयर था, तब भी मैं इसकी वीडियो के माध्यम से आपको इसकी खूबियाँ समझाता था। आज शेयर ने अपना हाई लगा दिया है। अब ये वीडियो हाई पर बन रही है, इसका ये मतलब नहीं कि ये शेयर भाग गया, मैंने वीडियो बनाई जी, अब ये यहाँ से बहुत भाग जाएगा जी, अब यहाँ से नीचे गिर जाएगा जी। नहीं, मैं इसके अंदर भी आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें समझाऊंगा जिससे हमें कंपनी को समझने के मौके मिलते हैं। देखो सर, अगर हमारी दृष्टि HDFC बैंक, रिलायंस ग्रुप, L&T, टाटा स्टील, सेल, गेल, ONGC, भेल और अन्य ऐसी कंपनी जो भारत की वृद्धि में वर्क कर रही है, अर्थव्यवस्था में वर्क कर रही है, अगर हम ऐसी ऐसी कंपनियों के बारे में ये समझें कि इसको हम कहाँ पकड़े, कहाँ उछाल क्या आएगा, या इसका हमें काम पता नहीं, बस हम इसे गिरावट में बेकार देख रहे हैं, उछाल में से अच्छा देख रहे हैं, तो ये जो भी विधि हमारे अंदर की है ये बिल्कुल भी नाकाम है। कि जब हम ये पूछे कि HDFC बैंक बर्बाद कर देगा क्या, रिलायंस ग्रुप हमें बर्बाद कर देगा, गौतम अडानी जी का ग्रुप हमें बर्बाद कर देगा, L&T कंपनी में बर्बाद कर देगी, SBI हमें बर्बाद कर देगी, सिप्ला कंपनी जो फार्मा की कंपनी के जब ऐसी विधि हमारे अंदर कुछ ऐसी अच्छी अच्छी कंपनियों के अंदर निकले कि वो बर्बाद कर जाएगी, तो फिर तो बाजार हमारे मतलब की चीज़ नहीं है। इस चीज़ को भी आप समझ कर चलें। टाटा स्टील को समझाने से पहले, टाटा स्टील जिस चीज़ पे वर्क करती है, स्टील, इस्पात, उसकी नीतियों को 2 मिनट में समझेंगे, फिर उसके बाद हम टाटा स्टील के बारे में चीज़ों को समझ कर, क्योंकि सर अगर आप वो चीज़ नहीं समझ पाए जिसका वजूद स्टील सेक्टर से है तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। पहले भारत के अंदर जो कोकिंग कोल की कंपनी BCCL, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, वो कोकिंग कोल पर वर्क करती है। वो इस्पात यानी कि स्टील के और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वो यूज होता है, तो यानी कि स्टील का सेक्टर मजबूती की तरफ है, तो आप ये समझ कर चलना। दूसरा, नवकरणीय ऊर्जा हो गया, अन्य EV सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो, सब में स्टील की ज़रूरत होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, बिल्डिंगें हो गई, तो वहाँ स्टील चलता ही चलता रहेगा, यानी कि ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। देश के अंदर बड़ी बड़ी टॉप कंपनियाँ, JSW स्टील नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर कंपनी आती है टाटा स्टील, अन्य कंपनी सेल, है ना। इस तरीके की जो स्टील की कंपनियां हैं कुछ दिनों से आपको तेजी के संकेतों के साथ भी दिख रही है, और वो ये है कि देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो रहा है। तो ये समझ में आ गया स्टील के सेक्टर के ऊपर। दूसरा, स्टील सेक्टर एक डिमांड कर रहा था सरकार से, और ये मैं आपके लिए वीडियो पहले भी बनाता था। अगर भारत के अंदर सबसे ज़्यादा जो चीन है ना, यहाँ भेजता था क्या, स्टील, वियतनाम भी भेजता था, नेपाल भी भेजता था, लेकिन सबसे ज़्यादा भेजता था चीन, डंपिंग करता था यहाँ। जब बाहर से यहाँ स्टील आएगा तो यहाँ की कंपनियों के जो रेट से मेल नहीं खाएगा, तो क्या होगा, जो यहाँ की कंपनी होगी उनका काम कम हो जाएगा। तो ये चिंता बनी थी स्टील सेक्टर के लिए। ये कम से कम 1 साल तक की स्थितियाँ चलती रही थी, और मैं वहाँ वीडियो बनाता रहा आपके लिए। फिर इसके अंदर एक चीज़ निकल कर आई कि सरकार ने सेफ गार्ड शुल्क लगा दिया कि जो बाहर से स्टील आएगा, अस्थायी लगाया है 3 साल के लिए, इसी जनवरी से। तो क्या हुआ,
वहाँ से भी आपको स्टील सेक्टर के अंदर तेजी देखने को मिली। यानी कि अब जो बाहर से स्टील यहाँ आएगा तो पहले वर्ष में 12% का शुल्क लगेगा, यानी कि वहीं पर उनको इतना परसेंट शुल्क देना पड़ जाएगा। दूसरे साल में लगेगा 11.5%, फिर तीसरे साल में 11% तक का शुल्क लगेगा। तो यानी कि ये क्या है, ये स्टील के सेक्टर को बढ़ोतरी के लिए एक चीज़ें थी। ये भी मैं आपके लिए डिस्कशन करके गया था, पर वो लोग नहीं कर पाएंगे, वो यूट्यूबर नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ नहीं समझ पाएंगे जिसको हमें ये समझना है। और यही चीज़ एक वैल्यूबल चीज़ है जो स्टील के ऊपर आपका दिमाग खींचती है कि भैया ये सरकार अगर स्टील के लिए कुछ कर रही है, क्योंकि भैया इनकी सुरक्षा के लिए किया जा रहा था। ये टाटा स्टील, सेल जैसी कंपनियों की सुरक्षा के लिए ये शुल्क लगाए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील भारत के अंदर आए। तो ये कहानी समझ में आ गई। अब हम चलेंगे टाटा स्टील की तरफ। देखो सर, टाटा स्टील का अगर मैं आपको बताऊं तो स्प्लिट हुआ था करीब 960 या 900 रुपये करीब का जब ये शेयर चल रहा था उस वक्त, इसी रेंज में मान रहा हूँ, 900 से 1000 की रेंज में मान लो चलो है। तो जब इसका स्प्लिट हुआ था तो एक शेयर के बदले 10 शेयर मिले थे, और मेरे पास भी उस वक्त इसके शेयर थे, मुझे भी 10 शेयर मिले। तो करीब करीब 100 की रेंज में ये लिस्ट हुआ था, यानी कि 1000 का शेयर मान लो 100 की लिस्ट में लिस्ट हुआ था। ये वो इसलिए कंपनी करती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़ जाए। अब इसको हम फिर से देख लें कि 1000 पर जाएगा तो ये हमारे लिए बड़ी नाकामी हो जाएगी। तो जब ये जुलाई 2022 में स्प्लिट हुआ तो आज क्या चल रहा है, आज चल रहा है 2026। तो 22 से अगर हम 26 ही लगाएं तो करीब करीब 3.5-4 साल हो गए हैं। अब 4 साल में शेयर डबल हुआ है, तो 4 साल देने के बाद शेयर डबल हुआ है। और वहाँ कितने इसके टारगेट भी आए होंगे, कितने लोगों ने इसकी वीडियो भी बनाई होगी, कितने लोगों ने कहा कि ये रेंज है वो रेंज है, पर आज शेयर ने आपको हाई दिखा दिया। तो यानी क्या इससे हासिल हुआ हमें कि अच्छी कंपनी को पकड़कर हम बैठ जाएं तो वो एक अच्छे सुनहरे अवसर दिखाती है। इसी तरीके से जो भी कंपनी स्प्लिट होती है तो उसे जल्दीबाजी में ऊपर ना देखे, जैसे कि अभी हुआ अडानी पावर। तो जब इसने अपने डबल पर जाने के लिए 100 से 200 में जाने के लिए 4 साल करीब ले लिए हैं, तो वो बेकार न्यूज भी आई होगी, कुछ देश के अंदर टैरिफ भी लगे होंगे, कुछ ट्रेड डील के ऊपर चीज़ें हुई होंगी, कुछ अलग अलग नीतियाँ हुई होंगी, चीन से भी माल आया होगा, ये सारी चीज़ें चली होंगी। लेकिन असल में जो चीज़ अच्छी है वो अच्छी बन जाती है। तो एक नतीजा आपको स्प्लिट का समझ आना था। दूसरा, शेयर अपने मुकाम पर गया तो वो अपने कार्यों के हिसाब से गया था। तो ऐसी छोटी मोटी न्यूज़ जो भी निकल कर आएंगी बेकार वाली ये वाली, तो वो अच्छी कंपनियों के लिए आपको एक वैल्यूबल प्राइस दे रही है अगर वो गिर रहे हैं। थोड़ा सा मुझे आपको ये भी समझा रहा था, क्योंकि मेरी वीडियो अलग है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं खरीदने बेचने के लिए नहीं, वैल्यू पर काम करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा। तो ये सारी वो चीज़ें जिसे आपको समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, कंपनी के पास अच्छे खासे संयंत्र हैं, 4 संयंत्र हैं, जो अगर मैं देख के बताऊं आपको तो झारखंड, जमशेदपुर, उड़ीसा जैसे राज्यों में इसके अच्छे खासे और अन्य इसकी सहायक इकाइयां भी हैं, जिसके तहत ये अच्छा खासा भी वर्क करती है कंपनी टाटा स्टील। दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो टाटा स्टील के शेयर की कीमत तीसरी तिमाही के बाद खरीदारी की सलाह बरकरार है, लेकिन कुछ लोगों को यहां से सीमित वृद्धि की उम्मीद है। यानी कि कुछ बड़े बड़े ब्रोकरेज फर्म हैं, विश्लेषक हैं, शानदार तेजी की तो उम्मीद यहाँ से उनको दिख रही है कि आगे भैया खरीदारी है। और वो देखने को आपको मिल भी गया कि आज शेयर आपको तेजी के संकेत के साथ अपना टॉप लगा रहा है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि इसको हम आगे तक कैसे देखें। देखो सर, भारत के अंदर तो कंपनी वर्क करती है, दूसरा नीदरलैंड के तरफ भी कंपनी वर्क करती है, और तीसरा ये यूके की तरफ भी कंपनी वर्क करती है। लेकिन वहाँ पर कंपनी का हो रहा है घाटा यूके की तरफ, क्योंकि वहाँ पर आपको पता सरकार से इनकी चीज़ों के हिसाब किताब चल रहे हैं। तो कंपनी देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी वर्क करती है, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। तीसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी कह रही है कि इनको Q4 में अच्छी उम्मीद है, क्योंकि कीमतों के बढ़ने की वजह से इनके अच्छा लाभ हो सकता है उस वक्त। तो इन्होंने Q4 के बारे में अपनी अच्छी संकेत बता दिए हैं, तो ये भी आप समझकर चल सकते हैं। कुछ ब्रोकरेज फर्म वाले इसके अंदर अपने टारगेट दे रहे हैं। उन टारगेट को अगर हम समझे तो एक ने नुमामा ने दिए थे 175 रुपये के टारगेट, पहले होल्ड की रेटिंग को फिर से दोहरा दिया उन्होंने, तो आप ये भी समझ कर चलें। जेफरीज ने इसके टारगेट जो पहले 230 रुपये के दिए थे उसे बढ़ाकर इन्होंने 240 कर दिए। टारगेट भी बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये न्यूज़ में आ रहा है भैया, मैं नहीं बता रहा हूँ, न्यूज़ में आ रहा है। दूसरे एक और ब्रोकरेज फर्म है, उन्होंने तो इसके लक्ष्य को घटा दिया है, अभी 210 रुपये करीब शेयर करीब चल रहा होगा,
तो वहाँ से देखें तो 190 रुपये की कंपनी के टारगेट निकल कर आ गए। और उन्होंने कहा है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें कंपनी के साथ हुई हैं वो इसके मूल्य में समा गई हैं, जो इसका आज हाई लग गया है। समझ रहे बात को, कि जितनी भी अच्छी चीज़ें कंपनी की न्यूज़ आई है तो उसके वैल्यू में वो समा गई है। उस हिसाब से उतार चढ़ाव हुए हैं। जैसे सुजलोन के अंदर भी एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि अब जो अच्छी चीज़ सुजलोन में हो चुकी है वो उसके वैल्यू में आ गई है, उसके प्राइस में समा गई है। अब कोई ऐसा टेकर आएगा तो आगे देखा जाएगा। तो इसलिए उन्होंने 190 रुपये के इसके टारगेट बता दिए। तो ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो स्टील को यहाँ पर लाने के लिए अब तो सेफगार्ड ड्यूटी लगा दी गई है, शुल्क लगा दिया गया है। ये एक बेनिफिट स्टील सेक्टर के लिए है। तो वहाँ से तो कंपनी जो भी स्टील में वर्क कर रही है वहाँ सुनहरे अवसर है। दूसरा, नवकरणीय ऊर्जा की एक थीम चल रही है, ईवी की थीम चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, बजट के अंदर भी ये बताया गया है। तो वो थीम आपको पकड़नी है ना। तो कल को अगर ये 10-20 रुपये 5 रुपये नीचे गिरे या ऊपर बढ़े तो वो वैल्यू उसकी ख़त्म नहीं होगी जो इस वीडियो से वैल्यू बन रही है। ये आप समझ कर चलना। अच्छा, मैंने आपके लिए इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है ट्राइडेंट के ऊपर, और वो ट्राइडेंट की वीडियो आप देख लेना। या तो ये वीडियो पहले आ जाएगी या वो वीडियो पहले आ जाएगी ट्राइडेंट वाली, तो आप देख सकते हैं ना। तो मैंने वीडियो आपके लिए बना दी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं कि भारत देश के अंदर स्टील सेक्टर को मजबूत करने के लिए शुल्क लगा रहा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये लगी है। अच्छा, दूसरा, कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो अपने हिसाब से करीब 2,59,000 करोड़ का है, जो दूसरे नंबर पर कंपनी आती है। और कंपनी का हाई देखें आज ही का है, 211 का है, 208 पे इस वक्त शेयर चल रहा है। 124 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी डिविडेंड भी देती है, आप समझ कर चलना। तीसरी अगर हम बात करें, 53,648 करोड़ की कंपनी ने सेल की थी, 295 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कर दिया था। अब कंपनी की सेल देखो सर, अच्छी खासी हुई है, जो साल दर साल बढ़ी है। 57,002 करोड़ की सेल हुई है, 2730 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया है। प्रमोटर कंपनी के अंदर 33.19% है। एफआईएस कंपनी के अंदर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं, लगातार बढ़ा रहे हैं। डीआईएस कंपनी के अंदर भी हैं जो अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ा रहे हैं, जो देखने को मिला है 26.98 करीब 27% के हैं। गवर्नमेंट कंपनी में 0.18% और पब्लिक कंपनी के अंदर 22.14% है। इस छोटी सी वीडियो के अंदर काफ़ी वैल्यू छुपी है। इसको आप और कंपनियों में और चीज़ों में भी लगा सकते हैं। पहला सुनकर चलिए कि अगर आप अच्छी कंपनियों से घबरा रहे हैं तो फिर बाज़ार के अंदर हमारा काम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम छोटी कंपनी के अंदर बहुत बड़े दाव लगा रहे हैं जिनका भरोसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बाज़ार फिर भी हमारे लिए नहीं है। तो आपको वैल्यू की नज़र रखिए और क्या न्यूज़ किस सेक्टर से निकल कर आ रही है, वो आपको सफ़र अच्छा करेगी आपका। क्योंकि 4 साल इसने डबल होने में लगा दिए, और 4 साल में कहीं को रुलाया भी होगा कि मेरे पास शेयर है, तो बढ़ ही नहीं रहा है। और आज बढ़ गया, क्या मेरे पास तो ये तो मेरे पास था 120-130 रुपये में, अब लोग ये भी कहेंगे। तो वैल्यू को जानिए, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़िए। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल नहीं है, और ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। चिट्ठी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।